हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं एंड इसके जो है 7 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 8 एंड टोटल जो है इसके 9 चैप्टर ही हैं। तो हम जो है सेकंड लास्ट चैप्टर जो है एक तरह से वो आज स्टार्ट करेंगे। तो 8 चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है। अगर जो है एक ही लेक्चर में जो है इसे कवर करने की कोशिश करती तो आपके लिए जो है ये लेंथी हो जाता। सो दैट इज वाई मैंने 8 चैप्टर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड आज हम यहाँ पे इसका पार्ट 1 जो है वो कवर करेंगे, राइट। तो जो ह्यूमन इंट्रैक्शंस है, राइट, उनके बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है एंड इस पे आपको जो है डेली पीडीएफ, राइट, जो जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं उसकी डेली पीडीएफ जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। तो इस चैप्टर का नेम है ह्यूमन इन्वायरमेंट, राइट। जो ह्यूमन इन्वायरमेंट हमारा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो ये सारी चीजें उसी के अंडर ही आती हैं। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर था 7 चैप्टर था वो भी ह्यूमन जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसी के बारे में ही था, कम्युनिकेशंस के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में जो है वो चीजें हमने पढ़ी थी। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट दी ह्यूमन इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस में जो ह्यूमन है वो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। तो 2 पर्टिकुलर रीजन्स के ऊपर आज हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। द फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल एंड दूसरा है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन, राइट। आई होप जो है आपको इसके नेम से पता चल गया होगा कि हम जो है किस चीज की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन जो है वो कौन सा होता है, राइट। जैसे कि आपका ये सपोज ये आपका ग्लोब है, दिस इज योर 0 डिग्री जिसे हम जो है इक्वेटर भी बोलते हैं एंड उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाता है 23.5 डिग्री साउथ एंड ये आ जाता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट। तो ये आपके क्या बनते हैं, दीज आर दी ट्रॉपिक्स। तो ये वाले जो एरिया है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये वाले जो एरियाज हैं हम इसे जो है ट्रॉपिक्स बोलते हैं एंड यहाँ पे ये 23.5 डिग्री है एंड अगर हम यहाँ पे पहुंच जाएं 30 डिग्री के अप्रोक्सीमेट पहुंच जाएं फिर ट्रॉपिक के आसपास का जो एरिया होता है वो सब ट्रॉपिकल कहलाता है। आई होप जो है आपको ये चीजें पता चल गई होंगी एंड इधर भी अगर हम 30 डिग्री साउथ तक पहुंच जाएं तो ये भी जो है यहाँ पे आपका ट्रॉपिक है 23.5 डिग्री साउथ। इसके पास का हम जो है 30 डिग्री तक इसे जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। 30 डिग्री जो है साउथ तक जो एरिया है एंड 30 डिग्री नॉर्थ तक जो एरिया है वो आपके जो है हो जाते हैं सब ट्रॉपिक्स एंड यहाँ से ये वाले जो एरिया है 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया है ये आपका जो है ट्रॉपिक्स में आता है, राइट। तो इसके अंडर जो है किस तरह का एरिया है, यहाँ पे जो ह्यूमन है वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मेनली हम 2 एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। पहला है यहाँ पे लाइफ इन द अमेज़न बेसिन, राइट। अमेज़न बेसिन जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। तो अमेज़न रिवर जो है, राइट, उसके आसपास का जो एरिया है जो कि ट्रॉपिक्स में जो है जो ट्रॉपिकल एरिया है तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। वहां पे किस तरह की वनस्पति है, रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र भी जो है ये रिवर्स हैं एंड इसके आसपास का जो एरिया है उसके बारे में बात करेंगे जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन आपका पड़ता है, राइट। तो ये आपका जो है सब ट्रॉपिकल रीजन है ये पहुंच जाता है आपके 30 डिग्री एक तरह से लैटिट्यूड के आसपास जो है ये पहुंच जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये जो पार्ट 1 है 8 चैप्टर का, इसमें हम जो है जस्ट अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ेंगे एंड जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में कवर करेंगे, राइट। सो ये जो चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे कि आप जानते हो डैट की ये जो इक्वेटर है यहाँ पे ये 0 डिग्री पे है एंड यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिन यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ पे हो गया। ये वाले जो एरियाज होते हैं ये आपके कहलाते हैं ट्रॉपिक्स, राइट। ये ट्रॉपिकल एरिया हो गया एंड यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है रेड वाली 30 डिग्री तक जो एक्सपेंड करते हैं इसे हम क्या बोल देते हैं, ये आपके जो है सब ट्रॉपिकल रीजन बन जाते हैं, राइट।
तो यहाँ पे जो है आपका अमेज़न बेसिन है, इसके आसपास जो है जो एरिया है ये जो ट्रॉपिक्स में पड़ता है, यहाँ पे अमेज़न बेसिन है। एंड यहाँ पे ये जो एरिया है ना आपका ये वाला, राइट, ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो कि सब ट्रॉपिक्स में पड़ता है। एंड इसके बारे में हम कवर करेंगे आज। सबसे पहले हम अमेज़न बेसिन के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में है एंड ये जो है ट्रॉपिक्स में आता है, ये ट्रॉपिकल एरिया है। तो यहाँ की वनस्पति के बारे में देख लेते हैं। सो ये जो मैप है आपका, यहाँ पे ये साउथ अफ्रीका का मैप है एंड ये जो है यहाँ पे जो डार्क किया हुआ है इन्होंने, राइट, ये जो है आपका ये क्या कहलाता है, ये जो है आपका अमेज़न रिवर बेसिन है। मीन बेसिकली जो ये अमेज़न रिवर है जो कि वर्ल्ड की एक तरह से सबसे बड़ी रिवर है, एक तरह से जो पानी है इसमें बहुत ज्यादा है। एंड ये वाली जो रेड वाली आप देख पा रहे हो ना, ये वाली जो है ये अमेज़न रिवर है। ओके एंड कहाँ पे गिरती है, ये अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। एंड स्टार्ट कहाँ से होती है, पेरू एरिया है यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका में, वहां से ये स्टार्ट होती है। पेरू एरिया में जो है यहाँ पे इसके इधर इस तरफ जो है एक एंडिस माउंटेन्स पड़ते हैं, ये जो एक श्रृंखला है यहाँ पे माउंटेन्स की जिसे हम एंडिस माउंटेन्स बोलते हैं। एंड पेरू एरिया के पास जो माउंटेन्स है ना यहाँ पे, वहां से ये स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे जाके गिरती है, ये अटलांटिक ओशन में गिरती है। तो माउथ इसका कहाँ पे है, माउथ वो होता है जिस एरिया पे जाके जो रिवर है वो ओशन में जाके मिल जाती है, तो वो माउथ कहलाता है। इसके बारे में भी जो है आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। तो ये जो फैक्ट्स है ना, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि जो अमेज़न रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो पेरू एरिया से स्टार्ट होती है जो कि साउथ अफ्रीका का एरिया है। पेरू एरिया में यहाँ पे जो एंडिस माउंटेन्स पड़ते हैं ना, यहाँ पे इस तरफ साउथ अफ्रीका में इस तरफ जो एंडिस माउंटेन्स है आपके, तो पेरू एरिया के एंडिस माउंटेन्स से जो ये स्टार्ट होती है अटलांटिक ओशन में जाके ये गिरती है। एंड ये जो है सबसे बड़ी रिवर है, इसकी पानी की अमाउंट की वजह से जो है सबसे बड़ी रिवर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एंड कई सारी जो है सहायक नदियां जिसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, वो आप देख सकते हो कि इस नदी में आके मिल जाती हैं, कई सारी हैं, बहुत सारी जो है, डेट इज वाई जो है ये इसमें पानी का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारी जो नदियां हैं वो इसमें आके मिल जाती हैं, कई सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो इसमें आके मिलती हैं। ओके, तो ये भी जो है मैप उसी का ही यहाँ पे बना रखा है, कौन कौन सी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि अमेज़न रिवर में आके गिरती हैं। ये जो है आपका अमेज़न रिवर है, राइट। सो अब हम यहाँ पे अमेज़न बेसिन की लाइफ के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे जो अमेज़न बेसिन है, ये जो रिवर है, उसके आसपास की जो लैंड है वहां पे जो लाइफ है वो किस तरह की है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रॉपिकल रीजन है एंड इट लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर के जो है ये बहुत ही पास पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आपका अमेज़न बेसिन है एंड यहाँ पे जो है ये इक्वेटर आपका जा रहा है एंड इक्वेटर के जो है ये बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ऑब्वियसली इक्वेटर के आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो हीट है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, राइट। यहाँ पे इक्वेटर पे हीट की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगी एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो है अगर हीट है यहाँ पे तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड उसकी वजह से जो ह्यूमिडिटी होती है ना वो भी उस एरिया में बहुत ज्यादा होती है जहाँ पे हीट एंड टेम्परेचर जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो हीट एंड टेम्परेचर अगर ज्यादा है किसी एरिया का तो वहां पे जो ह्यूमिडिटी है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता ही होगी कि वनस्पति को ग्रो करने के लिए, किसी ट्री को ग्रो करने के लिए दो चीजों की यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है एक तरह से जरूरत होती है। एक तो यहाँ पे हीट चाहिए होती है प्रॉपर मात्रा में, दूसरी यहाँ पे उसे ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। अगर उसे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी दोनों ही चीजें मिल जाती हैं तो वहां पे जो पेड़ है वो बहुत जो है जल्दी से ग्रो होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि ये इक्वेटर के पास से गुजरता है, ये जो एरिया है यहाँ पे ये इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटर के पास जो एरियाज होते हैं वहां पे जो हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है एंड अगर हीट ज्यादा है वहां पे ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तो दोनों ही चीजें जो है वो यहाँ पे वनस्पति को, यहाँ पे अमेज़न बेसिन के आसपास की जितनी भी वनस्पति है उसे मिल रही है। ओके, तो डेट इज वाई यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा घने हैं, बहुत ही ज्यादा घने हैं एंड इवन इतने बड़े हैं कि जो सन की लाइट है वो भी नीचे जो है धरती तक नहीं पहुंच पाती है, इतने घने हैं जंगल यहाँ पे, राइट। सो ये जो है इक्वेटर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं।
10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ के पास जो है ये पड़ता है। सो इसी की वजह से इसे जो है इक्वेटोरियल रीजन भी बोला जाता है, इक्वेटोरियल रीजन भी इसे बोला जाता है। एंड यहाँ से जो रिवर अमेज़न है वो फ्लो होती है एंड नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से जो है ये स्टार्ट होती है टू द वेस्ट एंड ईस्ट में जाके जो है ये अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, जैसे कि आपको मैं बता चुकी हूँ। सो द प्लेस वेयर ए रिवर फ्लोज इनटू द अनदर बॉडी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रिवर का माउथ बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जिस एरिया पे जाके जो रिवर है वो एक तरह से कहाँ पे मिल रही है, वो अटलांटिक ओशन में जाके जो है मिल रही है, मीन जो है इस एरिया में आके जो है ये अटलांटिक ओशन में जाके जो है मिल जाती है रिवर। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसे हम जो है माउथ बोलते हैं रिवर का, राइट। जब किसी कोई रिवर जो है जब जिस एरिया पे आके किसी दूसरी बॉडी के साथ मिल जाती है, जैसे कि अटलांटिक ओशन के साथ जो है मिल रही है जिस एरिया पे, उस एरिया को हम जो है रिवर का माउथ बोल देंगे। एंड कई सारी ट्रिब्यूटरीज जो है वो भी अमेज़न रिवर को ज्वाइन करती हैं एक बेसिन बनाने के लिए। तो ये चीजें जो है मैं पहले ही आपको मैप में बता चुकी हूँ। तो अब जो है ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वो कौन कौन सी कंट्री से होके गुजरती है। जो ये जो रिवर बेसिन है वो कौन कौन से कंट्री से होके गुजरता है, तो ब्राजील से। जो अमेज़न रिवर है वो कौन कौन से एरिया से, मीन कौन कौन सी कंट्री से होके गुजरती है, तो ब्राजील हो गया, पेरू के कुछ पार्ट, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड देन स्मॉल पार्ट ऑफ द वेनेजुएला। तो इन पार्ट से, मीन इन कंट्री से होके जो है अमेज़न रिवर गुजरती है, राइट। सो यहाँ के क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है। एज यू नो जो अमेज़न बेसिन है ये इक्वेटर के पास है एंड या फिर ये भी हो सकते हैं कि इक्वेटर के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। वेट क्लाइमेट मीन यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे गर्मी रहती है एंड जो क्लाइमेट है वो वेट है यहाँ पे। तो जब हॉट एंड वेट क्लाइमेट है तो वहां पे जो वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। तो जब इवेपोरेशन होता है तो वहां पे क्लाउड्स भी बहुत ज्यादा बन जाते होंगे, राइट। जब हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, जिस एरिया का हॉट एंड वेट क्लाइमेट है वहां पे जो है इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा होता होगा, ओके। इवेपोरेशन जब यहाँ पे होता है वहां पे क्लाउड्स बनते होंगे एंड यहाँ पे रेन भी बहुत ज्यादा होती होगी। दैट इज वाई यहाँ पे जो जंगल है ना उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें यहाँ पे जो है रेन फॉरेस्ट बोला जाता है, ओके। सो दोनों ही डे एंड नाइट जो होते हैं ये ऑलमोस्ट इक्वली गर्म ही रहते हैं एंड ह्यूमिड ही रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, गर्मी सेम टू सेम ही रहती है, ह्यूमिडिटी जो है वो भी सेम टू सेम ही रहती है एंड ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे रेन होती है एंड कोई भी वार्निंग के बिना, मीन यहाँ पे जो है हम एक तरह से फोरकास्ट भी नहीं कर सकते हैं कि रेन होगी या नहीं होगी, यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे रेन होती ही होती है, राइट। एंड जो डे टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हाई होता है विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी, उस दिन के समय में ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। हाउएवर रात के समय में जो टेम्परेचर है थोड़ा सा डाउन चला जाता है बट ह्यूमिडिटी जो होती है वो हाई ही रहती है, राइट। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा हॉट होता है एंड वेट होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इवेपोरेशन भी ज्यादा होती होगी एंड जो रेन है इवेपोरेशन की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स भी बनते हैं एंड जो रेन है वो यहाँ पे होती ही होती है, ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे रेन होती ही होती है। तो जब रेन होगी यहाँ पे तो हॉट भी है, यहाँ पे गर्मी भी मिल रही है, मीन टेम्परेचर भी हाई है, टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है एंड जो ह्यूमिडिटी भी है यहाँ पे एंड रेन भी हो रही है। तो ये दोनों चीजें जब मिल रही है ना वहां पे, तो जो पेड़ है ना वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो पेड़ जो हैं ऑब्वियसली जो वनस्पति है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा होती है, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे जो है वो उग जाते हैं, ग्रो होते हैं एंड इवन इतने बड़े पेड़ हैं कि जो सनलाइट है वो भी नीचे लैंड तरफ जो है वो लैंड की तरफ नहीं पहुंच पाती है, राइट। सो अभी रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं कि रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। सो जैसे कि आप जानते हो कि रेन बहुत ज्यादा होती है इस रीजन में, तो थिक फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पे ग्रो होते हैं कि इवन जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है एक डेंस रूफ जो होता है ना फॉरेस्ट का, लीव्स के थ्रू ब्रांचेस के थ्रू जो है वो छत सा बन जाता है, इतना ज्यादा कवर हो जाता है वहां का एरिया इन्हीं पेड़ों के साथ ही, इनकी पत्तियों के साथ ही, इनकी ब्रांचेस के साथ ही, कि जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है एंड जो ग्राउंड है उसकी वजह से डार्क रहती है, हमेशा वहां पे अंधेरा ही रहता है, सनलाइट नहीं पहुंच पाती है एंड डैम्प रहती है,
राइट। तो जो नीचे है वहां पे छोटे छोटे जो शेड टॉलरेंट वेजिटेशन है वो यहाँ पे ग्रो हो सकती हैं। तो बड़े बड़े पेड़ तो उग गए, बट जो है छोटे छोटे पेड़ भी वहां पे उगे होते हैं, जो पेड़ यहाँ पे विदाउट एनी सनलाइट, जो है विदाउट एनी सनलाइट जो ग्रो कर सकते हैं वो पेड़ वहां पे उग सकते हैं, एंड वो छोटे छोटे रहते हैं। इतने बड़े वहां पे जो है घने जंगल होते हैं, मीन पैर रखने के लिए भी वहां पे जगह नहीं होती है, इतने घने जंगल यहाँ पे उगते हैं। मीन बड़े बड़े पेड़ हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से पेड़ होते हैं, एंड बड़े बड़े पेड़ हो गए, एंड देन उसके बाद में छोटे छोटे पेड़, राइट। फिर उसके बाद में जैसे बेल बूटियां होती ना वो भी यहाँ पे उगी होती है, मीन इतना घने जंगल यहाँ पे बने होते, पहले बड़े बड़े हैं, फिर थोड़े से छोटे मीडियम हाइट के, राइट, एंड फिर लो हाइट के, देन उसके बाद में जो बेल बूटियां होती ना वो भी यहाँ पे उगी होती हैं। तो उसकी तरफ ऑर्चिड्स हो गए एंड ब्रोमेलैड्स हो गए, तो ये प्लांट पैरासाइट्स होती है जिन्हें हम बेल बोल सकते हो। बेल जैसी आपने घरों में भी उगाई होगी, तो वैसे जो प्लांट है वो यहाँ पे उग जाते हैं जिन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं होती है नीचे की तरफ। तो ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे फोना मीन जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स एनिमल्स जो है, राइट, वो भी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। जब जंगल ही घने हैं वहां पे जो है आपको फ्लोरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, मीन जो है आपको काफी ज्यादा टाइप के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना वो फोना में भी रिच होते हैं, मीन वहां पे जो है जंगली जीव जंतु है वो भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो बर्ड्स हो गए जैसे कि टोकैन्स, हमिंग बर्ड्स हो गए, मकाऊ हो गए, तो जो कि काफी ज्यादा लाउड साउंड जो है वो कर सकते हैं, वो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनकी चोंच जो होती है ना वो काफी बड़ी होती है। देन एनिमल्स की बात करें, यहाँ पे मंकीज हैं, स्लोथ हैं, एंड एंट ईटिंग टेपर्स जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, एंड रिप्टाइल्स एंड स्नेक्स की भी जो है काफी ज्यादा प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। इसमें क्रोकोडाइल, स्नेक्स हो गए, पाइथॉन्स हो गए, वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एनाकोंडा एंड बोआ जो है वो कुछ स्पीशीज हम जिसे बोल सकते हैं स्नेक्स की, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे इंसेक्ट्स जो होते छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो भी थाउजेंड्स की मात्रा में है यहाँ पे। एंड फिशेस की भी जो है काफी ज्यादा स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। जो फ्लैश ईटिंग पिराहा फिश जो होती है ना, राइट, वो यहाँ पे अमेजन रिवर में पाई जाती है। फ्लैश ईटिंग पिरान्हा फिश, कौन सी है ये? पिरान्हा फिश जो है वो यहाँ पे पाई जाती है, जो कि फ्लैश के ऊपर फीड होती है, एंड ये जो है अमेजन रिवर में पाई जाती है। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राइट। सो दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे वेराइटी ऑफ लाइफ पाई जाती है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज जो होती हैं यहाँ पे इंसेक्ट्स की, एनिमल्स की, रिप्टाइल्स की, वो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं रेन फॉरेस्ट में वो किस तरह से रहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो लैंड होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे लैंड है वहाँ पे सनलाइट ही नहीं पहुंच पाती है, एंड हमेशा ही बारिश यहाँ पे होती रहती है। तो एक एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड होती है ना वो काफी उपजाऊ लैंड चाहिए होती है, हर जगह हर टाइम यहाँ पे बारिश की जरूरत नहीं होती है एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो लैंड है वो अच्छी अवेलेबल नहीं है, उस सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। तो रेन फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पे जिस टाइप की खेती करते हैं ना वो कौन सी होती है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वो यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं? छोटा सा पैच जो है वहां से जंगल को काट लेते हैं, राइट, वहां से जो जंगल है जो पेड़ पौधे होते हैं उसे काट लेते हैं, एंड वहां पे जो है ये क्या करते हैं कि खेती करते हैं, कुछ समय के लिए क्रॉप को ग्रो करते हैं, एंड कुछ समय के लिए कुछ सालों के लिए जो है क्रॉप को यहाँ पे ग्रो कर लेते हैं। जब ये देखते हैं कि इस एरिया के, इस लैंड के अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो वो उस एरिया को जो है छोड़ के किसी दूसरे एरिया पे जाके जो है वो खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, जिसे हम जो है झुम कल्टीवेशन भी बोलते हैं इंडिया में, जो कि मूव करते रहते हैं ना, ट्राइब जिस तरह से हमने पढ़ा था जो कि मूव पे रहती हैं, तो वो झूम कल्टीवेशन करती हैं इस तरह से। सो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन द स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ट्रीज को क्लियर करके वहां पे फूड जो है वो ग्रो करते हैं। तो जो मैन है उनका क्या काम करता है? वो हंटिंग एंड फिशिंग करते हैं रिवर्स के आसपास, एंड जो वुमेन उनका क्या काम होता है? वो क्रॉप्स की देखभाल करती हैं। तो क्या क्या चीजें वो ग्रो करते हैं? टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो जो है वो ग्रो करते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि हंटिंग एंड जो फिशिंग होती है वो काम अनसर्टेन हो सकता है,
हो सकता है कि आप किसी समय आपको हंटिंग के लिए कुछ ना मिले, एंड तो उस समय में जो वुमेन यहाँ पे खेती करती हैं ना, वो फिर अपने घर बार जो है वो चलाती हैं, अपनी फैमिली को जो है वो फीड करती हैं, जो भी वेजिटेबल्स उन्होंने यहाँ पे ग्रो की होती हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ये प्रैक्टिस करते हैं। एंड जो मेन फूड है ना इनका वो है मैन्योक। मैनिक जो होता है इसे कसावा भी बोला जाता है, तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। तो ये मैन्योक होता है जिसे कसावा भी बोला जाता है, जो कि ग्राउंड के अंडर ही, जैसे कि हम पोटैटो की खेती करते हैं, आपने कभी देखा है गांव में जाके या किसी जगह पे जब यहाँ पे पोटैटो की खेती हो रखी होती है, तो जो पोटैटो है वो जमीन के अंदर ही जो है उगाया जाता है, राइट, जो कि एक तरह से अंडर द ग्राउंड ही ग्रो होता है। सिमिलरली जो मैन्योक है वो भी एक पोटैटो की तरह ही होता है, ये फूड, ये भी स्वीट सा होता है, जैसे आप स्वीट पोटैटो जैसे बोल सकते हैं, तो ये भी जो है धरती के अंदर ही उगता है, राइट। तो ये इनका स्टेपल फूड है, मेन फूड है। एंड क्वीन आंट्स एंड एग सैक्स जो होते हैं ये खाते हैं। एंड दूसरी तरफ जो कैश क्रॉप्स हैं जिससे ये जो है ये व्यापार करते हैं, तो वो कौन कौन सी है, कॉफी, मेज, कोकोआ, इनकी कैश क्रॉप्स हैं, राइट। तो ऑब्वियसली रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे जो है काफी ज्यादा वुड भी देखने को मिलती है फॉर दी हाउसेस। तो अभी जो लोग है, जिस तरह से सोसाइटी चेंज होती जा रही है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि जंगलों को, ये जो रेन फॉरेस्ट उन्हें काटते जा रहे हैं। कुछ तो यहाँ पे खेती करने के लिए काटते हैं, कुछ यहाँ पे अपने घरों को बनाने के लिए काटते हैं। तो जो घर के टाइप्स होते हैं ना, वो किस तरह के टाइप्स है, यहाँ पे किस तरह के घर बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके थैच्ड हाउसेस, राइट, जैसे जो कि बीहाइव्स जैसे होते हैं, जैसे बीहाइव्स बोला जाता है। एंड यहाँ पे कुछ बड़े अपार्टमेंट भी होते हैं जिन्हें मलोका बोला जाता है। एंड इनका जो रूफ है थोड़ा सा स्लैंटिंग होता है इस तरह से, राइट, थोड़ा सा स्लैंट रूफ होता है। तो ये जो है ये थोड़े से बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी फैमिलीज रह सकती हैं। तो दो तरह के घर होते हैं, बीहाइव्स जो कि छोटे छोटे झोंपड़ियों जैसे जो घर होते हैं ना, जैसे मधुमक्खी ने अपना छत्ता बनाया होता है, तो वैसे घर यहाँ पे बनाए होते हैं। दूसरे यहाँ पे मलोका हो गया, राइट। ये आप देख सकते हो, ये आपका जो है मलोका हो गया, थोड़े से बड़े अपार्टमेंट है बड़ी फैमिली के रहने के लिए, तो ये आपके जो हो गए बीहाइव्स, राइट। सो जो लाइफ है यहाँ पे अब अमेज़न बेसिन में स्लोली चेंज हो रही है। तो पुराने समय में ऐसा बोला जाता है डैट कि फॉरेस्ट में जो है ओनली रिवर को नेविगेट करके ही पहुंचा जा सकता था, मीन रिवर के थ्रू ही, शिप्स के थ्रू ही जो है फॉरेस्ट में पहुंचा जा सकता था। बट 1970 में यहाँ पे जो है ट्रांस अमेज़न हाईवे जो है वो बना दिया गया था, जिसकी वजह से अब रेन फॉरेस्ट में जो है हाईवे का यूज करके ही इजिली पहुंचा जा सकता है। एंड इवन एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो क्या था यहाँ पे कि कई सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं, एंड जिसकी वजह से जो है ये जो रेन फॉरेस्ट है ना वो अब डिस्ट्रक्शन उसकी होती जा रही है। एंड ऐसा जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहले इस तरह का था, ये छोटा सा लैंड जो है ये काटा गया था यहाँ पे, यहाँ से पेड़ काटे गए थे, फिर इस एरिया के पेड़ को भी काट दिया गया था यहाँ पे, एंड ये वाला भी काट दिया गया, यहाँ पे खेती कर दी गई है। एंड अभी जस्ट जो है इतना सा ही जो है अमेज़न बेसिन आपके पास बचा है, ये जो रेन फॉरेस्ट है वो इतना ही बचा है, बाकी सारा जो लकड़ी है वहां पे काट दी गई है। बट ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, एक ह्यूमैनिटी के लिए चीज अच्छी नहीं है। हम अपने जो रेन फॉरेस्ट है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसे काटते जा रहे हैं। अगर आप जो है अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए काट रहे हो इन पेड़ों को, तो आपको साथ साथ जो है यहाँ पे पेड़ उगाने भी चाहिए। तो ये हम सबकी खुद की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सभी जो है यहाँ पे पेड़ उगाएं, राइट। सो अभी स्लैश एंड वन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन सा मेथड होता है। तो एक तरह से ये लैंड को कल्टीवेट करने का ही एक मेथड होता है, जिसमें जो फार्मर्स हैं वो एक छोटा सा जो पीस होता है लैंड का उसे क्लियर करते हैं बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन दी ट्रीज एंड बुशेस। पहले ट्रीज को काट देते हैं, फिर वहां पे छोटे मोटे जो उसकी जो जड़ें बची होती है ना उसे जो है जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। ओके तो जिसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो यहाँ पे निकल आते हैं स्लैश एंड बर्न के थ्रू, जब बर्न कर दिया जाता है
सो न्यू क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर द फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पे जो न्यू क्रॉप्स होती है उसे ग्रो किया जाता है कुछ समय के लिए, फ्यू ईयर्स यहाँ पे खेती की जाती है। एंड जब बार बार इस पैच को यूज कर लिया जाता है तो जो सॉइल होती है ना उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाते हैं। जब बार बार इस जगह पे खेती की जाती है तो फिर इस एरिया को अबेंडन कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। एंड फिर जो है वो सेम चीज जो किसी दूसरे एरिया पे जाके करते हैं, वहां पे अनदर प्लॉट जो होता है वहां से प्लांट को काट के फिर वहां पे उसे बर्न करते हैं एंड वहां पे खेती करनी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इन दिस वे जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रिस्टोर हो जाती है, राइट। तो ये होता है आपका स्लैश एंड बर्न मेथड। सो ये था हमारा अमेज़न बेसिन, राइट। जो अमेज़न बेसिन है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है, जो कि ट्रॉपिक्स में जो है ये पड़ता है, ये ट्रॉपिकल एरिया है एंड यहाँ पे ये बिल्कुल इक्वेटर के पास भी है, राइट। यहाँ पे जो है काफी ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है रेन बहुत ज्यादा होती है। तो जब रेन होगी जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है आपको रेन फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, तो रेन फॉरेस्ट में लाइफ किस तरह की है, जो घर हैं वो किस तरह के होते हैं एंड यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह के काम करते हैं, वो सारी चीजें हमने जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो है कवर की है। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, राइट, गंगा ब्रह्मपुत्र जो एरिया है हमारी इंडिया का जो कि सब ट्रॉपिकल रीजन है, तो उसके बारे में जो है हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डेट इज द पार्ट 2 में। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट जो है आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड उसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।